तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यदि आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। नहीं तो है तो सिंपल, एक मेथड है, पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस में। तो बच्चों ये अपन थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यदि थोड़ा बुक की लैंग्वेज में समझें, हालांकि आपको बहुत अच्छा समझ तो आएगा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, पर थोड़ा सुनिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द स्टडी ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज कंसर्न with determining the number of different ways of arranging and selecting objects out of a given number of objects without actually listing them। अब यदि अपन यदि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने को गिवन है उनमें से किसी टाइप से अपन को सिलेक्ट करना है तो वो अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं। अब जैसे यदि अपन बात करते हैं सिलेक्शंस जो होता है तो उसके डिफरेंट टू वेज हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, तो फर्स्ट जो मेथड होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, इसको अपन FPM बोलते हैं शॉर्ट में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चों वैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपन को वैसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। थ्योरी में यदि अपन बात करें, इफ एन इवेंट कैन अक्योर इन m डिफरेंट वेज, another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। अब यदि इस बात को समझना है तो अपन एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इन ए स्कूल देर आर 200 boys and 150 girls। The teacher wants to select a boy and a girl to represent the school in inter-school competition। यदि मान लीजिए हमको टोटल 200 बॉयज़ हैं, 150 गर्ल्स हैं और उसमें से सिलेक्ट करना है 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। यदि आप देखें इसमें तो यदि अपन बॉय सिलेक्ट करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 200 वेज, और 150 गर्ल्स 150 वेज से कर सकते हैं। अब इसका मतलब टोटल जो टाइप्स होंगे वो हो जाएंगे 200 इंटू 150, और यही आपका आंसर होगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 30,000, 15 इंटू 30,000, और ये आपका आंसर होगा। लेकिन बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि सर ये ऐसे कितने, कैसे कैसे क्या रहेगा। अब आप जरा सोचिए, ये बॉयज़ की रो है और इसमें 200 बॉयज़ हैं, राइट, 200 बॉयज़, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो 150 हैं। यदि मान लीजिए यहाँ से आप फर्स्ट नंबर पर जो बॉय था उसी को आपने ले लिया, अब इसके साथ में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने? तो आपको क्लियर है, यहाँ से 150 में से कोई भी गर्ल्स ले सकते हैं, +1, फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, थर्ड गर्ल, एक लेना है कोई। इसी तरीके से जो सेकंड बॉय थी इसको नहीं लेते अपन, सेकंड को ले लेते तो उसके साथ भी ये 150 होते। फिर यदि सेकंड को नहीं लेते अपन थर्ड को लेते तो टोटल कितनी गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते थे, 150 150। इस तरीके से कितने हो सकते हैं, 200 टोटल। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 200 इंटू 150। चलिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 2 इंटू 3 6। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप एक फर्स्ट बॉय को ले सकते हो तो उसके साथ में ये जो गर्ल्स हैं इनमें से G1 G2 G3, आप G1 से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फर्स्ट, और G2 बना सकते हैं फर्स्ट और थर्ड गर्ल। तो इस तरीके से आप ये 3 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। ऐसे ही वो जो सेकंड बॉय है इसको 1 को ना लेके दिए अपन ने सेकंड को लिया होता तो यहाँ से गर्ल्स जो है G1 फिर G2 और फिर सेकंड बॉय और थर्ड गर्ल, तो ये 3 बन जाता। तो 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शंस हो सकते हैं। इस चीज को सीधे सीधे आप कर दोगे तो कहलाएगा 2 इंटू 3
इज इक्वल टू ऑफ 6। तो ये जो मेथड कहलाती है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन एफपीएम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थोड़े से अपन क्वेश्चंस करते हैं तो और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अब डेफिनेटली मैं क्वेश्चन बोलूंगा, इतना सारा लिखवाना मुश्किल है, तो बेटर ये है कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, फिर उसका जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो एक बार और समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रीड कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिए आप। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो क्वेश्चन है, मान लीजिए ए रूम हैज 7 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door? ये क्वेश्चन है बच्चों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है ए रूम हैज 7 doors. In how many ways can man enter the room through one door and come out through a different door? Through a different door. मतलब कोई घर है और उसमें टोटल कितने दरवाजे हैं, टोटल कितने डोर्स हैं? 7। आपको एक में से इंटर तो करना है, रिटर्न उसमें से नहीं होना है। तो ऐसे कितने डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। तो आपको मालूम है, आप किसी एक में से इंटर करोगे तो बाकी 6 में से किसी से भी वापस आ सकते हो, बाहर आ सकते हो। फर्स्ट में से करोगे ऐसे, सेकंड में से कर सकते हो। जब सेकंड में से इंटर करोगे तो बाकी 6 जो बचेंगे उनमें से कर सकते हो। तो टोटल वेज हो सकते हैं 7 × 6। इसका मतलब ये इंटर के लिए है और ये एग्जिट के लिए। तो 7 × 6 डेफिनेटली 42। तो आपका आंसर होगा 42 वेज। राइट, सिंपल सी बात है कि कोई भी आप डोर सेलेक्ट करेंगे, जिस डोर को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से आप बाहर नहीं आ सकते। क्वेश्चन में क्योंकि ऐसा ही लिखा था, ए रूम हैज 7 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door? So definitely man can enter in a room by 7 ways, and definitely it can exist by 6 ways. Therefore total number of ways 7 × 6. Right? तो आपका आंसर होगा 42। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ये थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में है ही कि आपको क्वेश्चंस को ढंग से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 questions, one from each of the exercise. कितने क्वेश्चंस? 3 questions, one from each of the exercise 7th, 8th and 9th of textbook. If there are 11 questions in exercise 7, 15, in exercise 8th and 10th, exercise 9, then in how many ways can 3 questions be selected? देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन जो मैंने रीड किया है इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डायग्राम भी बनाया यहां पर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए तभी आपको समझ में आएगा, सारे काम छोड़ दीजिए। क्वेश्चन है, इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 questions. मंथली टेस्ट में उनको केवल कितने क्वेश्चन पूछना है? केवल 3 question. One from each of the exercise 7, 8th and 9th. एक्सरसाइज 7 से भी एक क्वेश्चन पूछना है, एक्सरसाइज 8 से भी एक क्वेश्चन पूछना है और एक्सरसाइज 9 से भी, ताकि बच्चे तीनों एक्सरसाइज करके आए।
अब बच्चों को तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बता दिए तो पूरे 11 करके आएंगे, तभी तो बनेगा उनको। तो क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ देर आर 11 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 7 में कितने क्वेश्चन है 11, एंड 15 इन एक्सरसाइज 8 एंड 10 in exercise 9, then in how many ways can 3 question be selected? ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, फिर से एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जो टीचर है वो टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं और टेस्ट में केवल 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और बच्चों को ने ये भी बता दिया, फिक्स कर दिया कि भैया एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8 से लेंगे और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 से लेंगे। ऐसा करने से ये होता है कि बच्चों को पूरी एक्सरसाइज तैयार करके आना, उनको पता नहीं कौन सी क्वेश्चन पूछना है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये टेस्ट में जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। यदि आप सोचें, मान लीजिए एक्सरसाइज 7 से यदि अपन बात करें तो कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं 11। भाई फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि फर्स्ट लिया तो इसका मान लीजिए फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो सकता है इसका क्वेश्चन 2, लेकिन इसका फर्स्ट, इसका क्वेश्चन फर्स्ट, इसका हो सकता है थर्ड क्वेश्चन और इसका भी फर्स्ट, ऐसा भी टेस्ट बन सकता है। फिर इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, लेकिन इसका फर्स्ट, ऐसे पूरे 15 ले सकते हैं। मतलब जो 3 प्लेस हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये प्लेस कितने वेज से फिल हो सकता है 11, और सेकंड प्लेस एक्सरसाइज 8 से कितने वेज से फिल हो सकता है बाय 15, और 9 से कितना हो सकता है 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 11 इंटू 15 इंटू 10। तो आपका जो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वही एक्चुअली में आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1650, 1650, ये आपका आंसर आएगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए बेहतर तरीका यही हो सकता है कि वीडियो को सुने और साथ साथ अपने कॉपी में पेन चलाएं, क्वेश्चन को लिखें, और बाकी तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हालांकि मैंने यहां पर किया हुआ है पर आप समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स। हमको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 गिवन है और पोस्ट करना है लेटर बॉक्स में जो टोटल 5 हैं, उनमें से आप किसी पे भी आप अपना लेटर पोस्ट कर सकते हैं। तो आप जरा समझिएगा, जो फर्स्ट लेटर है उसको आप इन लेटर बॉक्स में फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। क्या नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं फर्स्ट लेटर के लिए 5, सेकंड लेटर के लिए भी यही है आपका 5 बॉक्स में से किसी में भी डाल दीजिए, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 5। तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर के लिए 5, सेकंड के लिए भी 5, थर्ड के लिए भी 5 वेज, फोर्थ के लिए भी 5, फिफ्थ के लिए भी 6 के लिए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5 मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 6। यही आपका आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशंस देयर आर 3 मल्टीपल choice questions and each question has 4 choices. Find the number of ways in which a student can fail to get all answers correct. To get all answers correct. हमको वो तरीके कितने ऐसे वेज हो सकते हैं जिसमें वो फेल हो रहा है ये बताना है। तो भैया एक चीज तो तय है कि हमको ये देखना है कि इन तीनों में से एक भी यदि गलत हो गया तो वो फेल माना जाएगा। वो पास केवल तब माना जा रहा है जब तीनों की तीनों क्या हो करेक्ट।
तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए था और उसने ए ही टिक किया है, राइट। और मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी था और उसने इसी को टिक किया है। और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो था वो बी था और उसने इसी को टिक किया है। यदि वो ए को टिक करता है, सी को टिक करता है और बी, और यही करेक्ट आंसर है, तो इन बेसिस पर वो पास हो जाएगा। यदि ऐसा वो टिक करेगा तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट का भी आंसर करेक्ट आंसर टिक किया और सेकंड का भी करेक्ट आंसर टिक किया और थर्ड भी, तीनों सही हो गए। और तीनों सही होने पर वो पास होता है। तीनों में से एक भी गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो हमको ये बताना नंबर ऑफ वेज किसमें वो फेल हो सकता है। तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि ये नंबर्स को वो कितने तरीके से फिल कर सकता है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 में से 4 को फिल कर सकता था, फर्स्ट को भी फिल कर सकता था, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, 4 वे से वो फिल कर सकता था। सेकंड क्वेश्चन को भी 4 वे से फिल कर सकता था, थर्ड को भी 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते थे फिल करने के, क्वेश्चन फिल करने के, अटेम्प्ट करने के? 4 × 4 × 4 64। इसमें से केवल एक ही वे है कि यदि वो इसको टिक करे, इसको टिक करे और इसको टिक करे तो वो पास हो जाएगा, केवल एक। इसका मतलब फेल होने के क्या हो जाएंगे? इन टोटल नंबर ऑफ वेज में से एक माइनस कर दो, बाकी क्या बचा? 63। इतने तरीके से वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। यही हमको पता करना क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में यही तो पूछा था हमसे, इन एन एग्जामिनेशंस there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices. Find number of ways in which a student can fail to get all answers correct. तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया वो भी है। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके हो सकते थे 4 × 4 × 4 64। इसमें से एक मेथड वो है जिसमें उसके सारे आंसर्स करेक्ट रहते हैं। यदि उसको अपन माइनस कर दे तो बच रहे 63। इन 63 वेज में से यदि वो किसी को फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। भाई उसने मान लीजिए ये तो टिक कर दिया, ये टिक कर दिया और यहाँ पर न टिक करके इसको यहाँ करेगा, क्या हो जाएगा? वो ये राइट कहलाएगा, ये राइट कहेगा और इसका करेक्ट आंसर क्या था? बी, और सी इसको किया, गलत हो जाएगा, फेल हो गया। कोई भी एक गलत करने पर फेल हो जाएगा। तो अपन को ये देखना है टोटल कितने नंबर ऑफ वेज से वो फेल कर सकता है और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें से वो पास हो रहा था, तो क्या बचेगा फिर? उसके नंबर ऑफ वेज जिससे वो फेल हो रहा है। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी क्वेश्चंस पर, उसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-letter words can be formed using A, B, C, D, E if first repetition is not allowed and second repetition is allowed। तो बच्चों हमारे पास में ये लेटर्स हैं और हमको 3-letter वर्ड बनाना, 1 2 3, और उसमें कंडीशन दी है। फर्स्ट केस बोला जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और सेकंड में बोला रिपीटेशंस अलाउड। तो देखिए आप इसमें जो फर्स्ट प्लेस है, इन 5 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस प्लेस को फिल करने के? नंबर ऑफ वेज 5, पर एक कोई लेटर आपने यहां पर रख दिया, सिलेक्ट कर लिया, तो फिर तो आपके पास 4 बचेंगे। जो 4 बचेंगे उनमें से आप इसमें से इस प्लेस को, सेकंड प्लेस को फिल कर सकते हो। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4। अब वो भी आपने फिल कर दिया, तो फिर इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने लेटर्स आपके पास लेफ्ट रहेंगे, बचे रहेंगे? 3। तो आप 3 वेज से कर सकते हो। मतलब यदि आप रिपीटेशन जब आपको अलाउ नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं? 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू ऑफ 60। ये आपका आंसर रहेगा। लेकिन सेकंड वाला जो बोला है पार्ट, उसमें सेकंड पार्ट में बोला रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब आप यहां पर जो लेटर यूज करेंगे वो यहां भी यूज कर सकते हैं, यहां भी यूज कर सकते हैं।
तो 3 लेटर का वर्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने ए ले लिया तो यहां भी ए ले लिया, यहां भी ए ले लिया, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये वाला जो प्लेस है इसको 5 में से पूरे पूरे 5 से फिल कर सकते हो, इस प्लेस को भी पूरे 5 से फिल कर सकते हो, और इस प्लेस को भी पूरे 5 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 125, ये आंसर होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर है आप लोग को।